बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये ऑडियो लीक का वार जो पीटीआई ने किया है 5 करोड़ रुपए खर्च करके, वो तो खाली गया है, लेकिन ख़तरे की घंटी ये है कि मज़ीद ऑडियो लीक्स आने वाली हैं और इनमें कोई ऐसी ऑडियो लीक हो सकती है जिसको एक्सप्लॉइट करने की पीटीआई की तरफ से संजीदा कोशिश हो सकती है। ये सिर्फ मेरा एक ख़दशा है। मुझे नहीं पता कि वो किस किस्म की ऑडियो लीक्स आ रही हैं, क्योंकि जिस हैकर के पास ये लीक्स हैं उसके पास इमरान खान की लीक्स भी हैं और दूसरे लोगों की भी है, यानी हमारे इदारों के सरबराहों की ऑडियो गुफ्तगू भी है उसके दावे के मुताबिक। तो इसमें से ये जो ऑडियो पीटीआई ने रिलीज़ किया है और नेट पर वायरल करने की कोशिश की है और उस पर बड़ी बयानबाजी की जा रही है। क्रिक के जलसे में इमरान खान ने अपनी तकरीर में भी इस ऑडियो को जिक्र किया। ये ऑडियो का वार इसलिए खाली गया कि इसमें किसी किस्म की बेकायदगी नहीं है और ना ही करप्शन का कोई मामला है, बल्कि ये तो शहबाज शरीफ की फेवर में जाती है। किस्सा आपने सारा सुन लिया, आपको पता चल गया है कि ये ऑडियो लीक है क्या। खुलासा ये है कि मरियम नवाज साहबा के दवाद ने 2019 में एक पावर प्लांट लगाना था, जिसके लिए मशीनरी भारत से मंगवाई गई और 2020 में इमरान खान ने भारत से ये मशीनरी मंगवाने पर पाबंदी आयद कर दी। इससे पहले जो 60% काम था वो मुकम्मल हो चुका था। पाबंदी लगने के बाद वो काम मुअत्तल हो गया। 40% का काम था। जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो दामाद ने मरियम से रब्ता किया, मरियम ने शहबाज शरीफ से रब्ता किया कि इसका कोई हल निकाला जाए। तो शहबाज शरीफ ने ये कहा कि चूँकि पाबंदी लग चुकी है इसलिए अब इसको रहने दें, और उन्होंने फिर रहने दिया। यानी शहबाज शरीफ ने सिफारिश नहीं मानी, क्योंकि इससे ज़ाहिर है कि एक सियासी स्कैंडल बढ़ सकता था। यानी ये जो उन्होंने सिफारिश माननी थी तो काबीना की मंजूरी के बाद ही माननी थी, लेकिन काबीना में जब ये मामला पेश किया जाता, पास किया जाता, तो एक स्कैंडल बनना था कि इमरान खान ने भारत से दरामद पर पाबंदी लगाई, शहबाज शरीफ ने फिर उठवा दी। तो चुनांचे उन्होंने ये तय किया कि ये जो अब भारत से मशीनरी नहीं मंगवाई जाएगी, और वो मरियम ने भी बात ख़त्म कर दी। उसके बाद मरियम ने अपने दामाद से भी बात की कि इस तरह का ये मसला है, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चुनांचे उसके बाद जो बाकी मशीनरी थी उसी किस्म की वो चीन के एक कारखाने से मिल रही थी। तो चीन से इन्होंने बातचीत की, लेकिन वो अभी तक मामला तय नहीं हुआ। गोया के प्लांट पर काम जो है वो बदस्तूर रुका हुआ है। तो ये बात तो मुस्लिम लीग वाले अपनी फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनकी मुस्लिम लीग के पास कोई उस तरह की प्रोपेगेंडा मशीनरी नहीं है। और उसकी जो वज़ीर है माशाल्लाह ख्वाजा आसफ जैसे, वो बोलते नहीं हैं। एक राना सनाउल्लाह बोलता है और एक अताउल्लाह तारड़ बोलता है, और तो मुझे कोई बोलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस चीज़ को तो वो अपने हक़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खुलासा ये है कि इमरान खान ने इसको जलसे में भी उठाया है। इमरान खान का सोशल मीडिया इस तरह वो इस मामले को चला रहा है जैसे अब भारत के साथ कोई एटमी रास बेचना का मुआहदा हो गया है, कोई कश्मीर पर कोई फर्दर सौदेबाजी हो गई है, इंडिया के साथ कोई कारोबारी ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। ऐसा तो ज़ाहिर है सारा 0/0 कुछ भी नहीं है। ये बात बिल्कुल खाली गई है। आप जितना चाहे शोर मचा ले इमरान खान, पीटीआई, इसका ये पहलू जो है ये तो ख़त्म हो गया। ये वार अब किसी काम का नहीं रहा, खाली गया। हाँ, इसमें ये मसला है जो बहस हो रही है कि ये जासूसी की किसने। ये कोई बहुत बड़ी हैरानकुन बात नहीं है। हमारे जो वज़राए आज़म हैं, जो हुकूमतें हैं, ये मसलसल जासूसी की जद में रहती हैं और ये यकीनन ये जासूसी की गई है और उसके बाद फिर ये चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। तशवीश की बात यह है कि ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के हैं, लेकिन फिर इस तरह की चीज़ें किसी को बेच देते हैं, वो आगे से फिर मज़ीद पैसे कमाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये इमरान खान ने माशाल्लाह अपनी हक हलाल की कमाई से, जो सुनने में आया है वो ये है कि इसको 5 करोड़ रुपए में ये ऑडियो खरीदी है। बाकी 2 ऑडियो तो जो है वो बेकार है। वो मेरे ख्याल में इस डार्क वेब से ताल्लुक़ भी रखती हैं, वो अलग तौर पर गई हैं, उनमें कुछ भी नहीं है। मरियम साहबा पेट्रोल की कीमत पर बात कर रही हैं, काबीना के इजलास के अंदर कोई तबादला ख्याल हो रहा है, उसमें कोई ना स्कैंडलस बात है, ना कोई अनहोनी बात है, ना कोई छुपा हुआ राज सामने आया। उसमें सिर्फ तशवीश की बात यह है कि जासूसी बदस्तूर हो रही है। और तशवीश की बात तो, लेकिन बहुत ज़्यादा तशवीश की बात इसलिए नहीं है कि हुकूमतें चाहें जो कर लें,
ये जासूसी होती ही रहेगी, क्योंकि सिविल हुकूमतों को, मुंतखब हुकूमतों को अपने ताबेदार बनाए रखना मकसद होता है और फिर उन चीज़ों को इस्तेमाल भी किया जाता है। लिहाजा ये चीज़ जो हुकूमत के बस की नहीं है, मशवरे दिए जा रहे हैं कि हुकूमत कुछ करे, इस जासूसी को रोके और एक्शन ले। क्या एक्शन ले? कुछ नहीं ले सकते, ये सिलसिला चलता रहेगा। अब मामला जो है, एक तो ये है, दूसरा इसके साथ मामला ये है कि मज़ीद ऑडियो किस तरह की आएंगी। ज़ाहिर है पीटीआई ख़रीदार है और वो सिर्फ वही ऑडियो ख़रीदेगी जिससे हुकूमत को नुकसान पहुंच सकता हो। लेकिन मेरा अपना एक अंदाज़ा है कॉमन सेंस की बुनियाद पर कि कोई ख़तरनाक ऑडियो इनके पास नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई ख़तरनाक ऑडियो होती तो पहले ही उसको चलाते। इन्होंने जो ऑडियो चलाई है उसका तो कोई माना मतलब इस हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनके पास और कोई ख़तरनाक इसी तरह की कुछ चीज़ें होंगी, इससे मुख्तलिफ नहीं। और ये तो झूठ का एक तूफ़ान इन्होंने खड़ा किया है। मसलन रहीम खान के जलसे में भी इमरान खान ने ये झूठ बोला और इनकी पूरी पार्टी भी झूठ बोलती रही कि शहबाज शरीफ और उनका वफद जो है वो करोड़ों रुपए कौमी ख़जाने से हर रोज़ लुटा रहा है, जबकि ये बात ऑन द रिकॉर्ड हुकूमत ने बता दी कि शहबाज शरीफ और उनके पूरे वफद का जितना ख़र्चा है इन लोगों ने अपनी ज़ाती जेब से किया है। वहाँ कोई लग्जरी नहीं की उन्होंने, वहाँ कुछ अय्याशी नहीं की, जबकि ये झूठ बोलने वाला इमरान खान खुद चार्टर तैयारों पर जाता था और हर चीज़ ये सरकारी ख़जाने से खर्च करता था। सरकारी ख़जाने की लूट मार करने वाला मुजरिम उन लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहा है जो ज़ाती खर्चे से वहाँ गए। तो मुस्लिम लीग की ज़ाहिर कमज़ोरी है, वो इन चीज़ों को उस तरह नहीं उठा रही जिस तरह इल्ज़ाम लगाने वाले उठा रहे हैं। इनको तो जवाबी तौर पर कोहराम बर्पा कर देना चाहिए था कि झूठे चोर तुम हो, सरकारी ख़जाने से अय्याशी तुम करते हो, सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल तुम करते हो, पूरे पौने 4 साल तुम एक दिन भी ट्रांसपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस नहीं गए, बल्कि हेलीकॉप्टर पर गए और हेलीकॉप्टर से आए। सरकारी ख़जाना उजाड़ने वाला आदमी किस तरह एक हुकूमत को जो कि बचत कर रही है अपनी झूठी मुहिम का निशाना बना सकता है? ये कमज़ोरी मुस्लिम लीग की है और किसी की नहीं। नाज़रीन, दूसरा हमारा मौजू ये है कि ये जो आरिफ उल्वी ने एक इंटरव्यू दिया जिसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से भी ये आरिफ उल्वी खिताब करने वाला है, हुकूमत ने इसको दावत दे दी है। ज़ाहिर है वो प्रोटोकॉल के तहत, ज़ाब्ते के तहत देना ही पड़नी थी, वो दे दी। तो इस आरिफ उल्वी के इंटरव्यू को किसी ने वो अहमियत नहीं दी जो इसने बात की है उसको अहमियत मिलनी चाहिए थी। बात इसने गैर आइनी की है। इसने कहा कि आर्मी चीफ की तकरीर अहम इशू है, बहुत संजीदा इशू है, इसे इस तरह नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि इसकी तकरीर पर इत्तफाक राय होना चाहिए और इत्तफाक राय पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए, यानी पार्लियामेंट के अंदर बहस होनी चाहिए। ये गैर आइनी तजवीज़ है, आइन को पामाल करने की तजवीज़ है, आइन की वायलेशन करने की तजवीज़ है। जितनी भी तकरीरें हैं वो वज़ीर-ए-आज़म करता है, वो वज़ीर-ए-आज़म चाहे कोई हो, नवाज़ शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो या यूसुफ रज़ा गिलानी हो या जो भी हो, जो इसका इस्तेहक़ाक़ है आइन में लिखा हुआ है। मिस्टर डेंटल मेंटल ने ये जो तजवीज़ दी है आइन की धज्जियाँ उड़ाने के लिए, तो इस पर इसका टेक्निकली तो मुआख़ज़ा बनता है, इम्पीचमेंट बनती है, क्योंकि इसने आइन के ख़िलाफ़ बात की है। लेकिन इम्पीचमेंट नहीं हो सकती, हुक्मरान इत्तेहाद के पास मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन वो इसका मुआख़ज़ा एक दूसरी सूरत में कर सकती है। आपको याद होगा कि वो जब CIA का जो स्टेशन चीफ था ग़ुलाम इसहाक़ खां, वो जब पाकिस्तान का सदर बना तो उसने साजिशें की बेनज़ीर साहबा की हुकूमत के ख़िलाफ़, उनका तख्ता उलट दिया और उनके नवाज़ शरीफ को फिर मौका मिला हुकूमत में आने का। ज़ाहिर है वो एक खेल था जिसमें दोनों ये नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर इस्तेमाल होते रहे। लेकिन इससे क़त्ए नज़र तो जब ग़ुलाम इसहाक़ खान ने अपनी खबासत के ज़रिए ये सिलसिला किया, तो जब सदारती खिताब का मौका आया तो पीपल्स पार्टी ने गो बाबा गो के नारों से इतना गुल मचाया पार्लियामेंट में कि ग़ुलाम इसहाक़ की तकरीर किसी को समझ में ही नहीं आ सकी। अगरचे अखबारात में वो पूरी तरह छपी और PTV होता था। ये जो अब चैनल्स का जो कल्चर है ये तो बहुत बाद में आया। उस वक्त एक ही TV होता था, PTV, उस पर तकरीर चली, लेकिन वो लोगों को समझ में नहीं आई सही तरीके से। अखबार में भी सुने, अलबत्ता उसको पूरा वर्बैटम छापा। तो ग़ुलाम इसहाक़ खां इतना परेशान हुआ उस तकरीर में कि उसके यानी एयर कंडीशन था कौमी असम्बली का हाल, लेकिन वो मुसलसल पसीने में नहाया रहा।
और उसके मुंह से थूक भी उड़ते रहे। इतनी हालत इसकी ख़राब थी। तो ये कौमी असम्बली और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जब ये आइन का गद्दार मिस्टर डेंटल मेंटल आए, तो अब इनका फ़र्ज़ है हुकूमती इत्तेहाद वालों का कि उसकी जवाब तलबी पार्लियामेंट में इसी तरीके से करें जिसकी गुंजाइश हमारी प्रैक्टिस में है। तो लेकिन मुझे नहीं उम्मीद कि मुस्लिम लीग इस तरह की वो करेगी, क्योंकि ये तो बहुत ही ठंडे मीठे होकर हुकूमत कर रहे हैं। इमरान खान के सफ़ेद झूठ को भी ये अपनी तनकीद के जद में नहीं ला सकते। अब दो आदमी, एक अताउल्ला तारड़ और एक राना सनाउल्ला, उनके कोई 2500 आदमी हैं सोशल मीडिया पर भी, अदालतों में भी और सियासत में भी, कौमी असम्बली में, सेनेट में और उससे बाहर भी एक पूरी पलटन है जो सुबह से झूठ बोलना शुरू करती है और रात गए तक झूठ बोलती है। तो अगर मुस्लिम लीग वालों में से किसी को मेरा व्लॉग सुनने का मौका मिले, इत्तेफाक हो, तो बराह करम ये तजवीज़ पहुँचाएँ कि इस आइन शिकन डेंटल मेंटल को कौमी असम्बली पार्लियामेंट के इजलास में इस तरह खामोश सन्नाटे के साथ तकरीर करने की इजाज़त ना दी जाए, बल्कि इससे पूछा जाए कि तुमने ये गैर आइनी तजवीज़ क्यों दी। नाज़रीन, अब मुलाज़ा फरमाइए कि इस तजवीज़ का पस मंज़र क्या है। पस मंज़र ये है कि इमरान खान को ये डेड श्योर हो चुका है कि वो फैज़ को आर्मी चीफ नहीं बनवा सकता, लेकिन फिर भी उसके दिल के अंदर एक कोशिश और करके देखूँ तो ये जो है आरिफ उल्वी को उसी ने हायर किया, इस कराए गए टट्टू को, कि तुम ये तजवीज़ फ्लोट करो। जिस तरह पहले आरिफ उल्वी ने तजवीज़ फ्लोट की कि हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात होने चाहिए, और फिर चीफ जस्टिस ने भी यही बात की कि मुज़ाकरात होने चाहिए। ज़ाहिर है इसका कोई मतलब था कि पीछे कोई, तो वो तजवीज़ रद्द कर दी। तो अब ये चाह रहा है कि किसी न किसी तरह अब सरकारी इत्तेहाद को कन्विंस कर लिया जाए कि जनरल फैज़ से अच्छा आर्मी चीफ कोई नहीं हो सकता। ज़ाहिर है हुक्मरान इत्तेहाद इस तजवीज़ को नहीं मानेगा, लेकिन इससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि इमरान खान की ज़हनी हालत ऐसी है कि वो अब भी इसी ख्वाब में मुब्तला है कि कुछ हो जाए, मरा जा रहा है, उसकी जान निकली जा रही है, कि किसी तरीके से कोई मौजज़ा हो जाए, कोई इनकलाब आ जाए, कुछ ज़लज़ला आ जाए कि जनरल फैज़ के अलावा सारे मारे जाएँ और फिर हुकूमत के पास कोई रास्ता ही न रहे सिवाय फैज़ को आर्मी चीफ लगाने की। इस तरह की इसकी नफसियाती हालत हो गई है। इसके अब कोई माने मतलब नहीं है इमरान खान जो भी इक़दाम कोशिश करे, लेकिन पॉइंट यही है कि ये मिस्टर डेंटल मेंटल ने सदर पाकिस्तान होते हुए आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए ये मुतालबा, ये तजवीज़ किस तरह फलोट की, इसका हिसाब होना चाहिए। नाज़रीन, इमरान खान ने आर्मी चीफ ही के हवाले से फिर क्रिकेट जलसे में भी खुराफात बकी और कहा कि मेरे निशाने पर 3 विकेटें हैं। ये विकेटों वाली बात तो खैर वो सियासी अंदाज में पहले भी करता रहा है, लेकिन इस मरतबा उसने 3 विकेटों की बात की है। कहा है कि 1 विकेट जरदारी है और दूसरी विकेट नवाज शरीफ की है। जो नवाज शरीफ का नाम पहले लिया जरदारी के बाद में, तीसरी विकेट जो दरमियान वाली है इसको भी उड़ाना है। अब तीसरी विकेट कौन है? ज़ाहिर मौलाना फजलुर रहमान की तरफ इशारा नहीं उनका नाम लेता, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान का नाम तो वो सबसे ज़्यादा लेता है, नवाज शरीफ और जरदारी से ज़्यादा, बल्कि लोगों से नारे भी लगवाता है डीजल के। ये सारा फ्रॉड शेख रशीद का शुरू किया हुआ है। डीजल का एक कहानी बनाकर फैलाएगी, माजी में जिस तरह कहानियाँ बनती रही हैं सियासतदानों के ख़िलाफ़ कि मौलाना फजलुर रहमान ने डीजल का परमिट लिया, तो डीजल का तो मौलाना फजलुर रहमान का बिज़नेस ही नहीं है। उनका बिज़नेस डीजल का है ही नहीं, कोई उनका पेट्रोल पंप नहीं है, उनका कोई डिपो नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो डीजल का वो परमिट उन्होंने कभी लिया ही नहीं। ये रिकॉर्ड पर है बात। अगर लिया होता तो ये इमरान खान पौने 4 साल हुकूमत की है इसने, और ये डीजल का खिताब तो शेख रशीद ने मुशर्रफ के दौर में दिया था ना, तो मुशर्रफ के दौर में ये कोई हिसाब हो जाता। ये डीजल का चक्कर ही नहीं है, लेकिन उन्होंने डीजल का नाम बना दिया मौलाना का। तो इनके जलसे में नवाज शरीफ के और जरदारी के जितने नारे लगवाए जाते हैं उससे ज़्यादा मौलाना फजलुर रहमान के नारे लगवाए जाते हैं। वैसे भी अंडरस्टूड है कि यहाँ विकेट से मुराद मौलाना फजलुर रहमान नहीं है। बज़ाहिर इशारा जाता है जनरल बाजवा की तरफ, और ये मुमकिन भी है, लेकिन जनरल बाजवा साहब तो 2 महीने के बाद वैसे ही रिटायर हो रहे हैं। ये अक्टूबर आ गया तो नवंबर में उन्होंने रिटायर हो जाना है। अक्टूबर आगे से मुराद है कि थोड़े दिन, 1 हफ़्ता रह गया अक्टूबर के ख़त्म होने में, ये सितंबर के ख़त्म होने में, तो अगला महीना अक्टूबर का है और उसके बाद नवंबर का है, तो मिलाकर टोटल 2 महीने। और जब नए आर्मी चीफ का
ऐलान बाज़ाब्ता तो खैर आखिरी तारीखों में होगा, लेकिन बेज़ाब्ता तौर पर उनका नाम 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता पहले ही आ जाएगा। गोया कि वो 6 हफ़्ते के बाद वो खुद ही मंजर से हट रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी तरफ इशारा हो, क्योंकि वो तो खुद ही जा रहे हैं। तो फिर ये मिडल विकेट कौन है? ये नए आर्मी चीफ के बारे में इशारा हो सकता है, लेकिन नए आर्मी चीफ के बारे में अभी कोई हिंट ऐसा सामने नहीं आया कि किसे बनाया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान का जो इशारा है वो जो ISI की चीफ है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान अगर बाजवा साहब के बाद सबसे ज़्यादा किसी का दुश्मन है तो वो ISI की चीफ है। कसूर ISI के चीफ का ये है कि इमरान खान की सारी मिन्नत तरले के बावजूद उन्होंने वो फ़ोन करने से इनकार कर दिया। इमरान खान की रिक्वेस्ट थी जो इसने अमरीकी सिफारतकार ज़ालिम खलीलज़ाद के ज़रिए भी भिजवाई और उसके बाद बात भी की कि आप बस और कुछ ना करें, बाप और MQM को फ़ोन कर दें कि वो इस हुकूमत से अलग हो जाएं, बाकी काम मैं संभाल लूँगा। तो उन्होंने इनकार किया, दोनों हज़रात ने इनकार कर दिया। बाजवा साहब ने तो मीटिंग में कर दिया, उन्होंने ज़रा दूसरे तरीके से कर दिया। तो इस बात का गुस्सा है, इंतकाम है, और उन इमरान खान को इस बात का भी गुस्सा है कि जनरल अंजम साहब जो हैं वो ISI को फिर से प्रोफेशनल इदारा बना रहे हैं। माजी में ये प्रोफेशनल इदारा नहीं रहा था। आपने सुन लिया होगा कि किस तरह ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं कि एक कर्नल अंदर बैठा रहता था ये पार्लियामेंट के अंदर, जो इमरान खान को वोट नहीं देता था उसको फ़ोन आ जाता था कि हम तुम्हारी तरफ तुम्हारे घर बंदे भिजवा रहे हैं। पूरे 2014 से लेकर 2022 तक 2022 के शुरू तक यही काम होता रहा कि असल फ़राइज़ पेशा वराना छोड़कर उसको एक सियासी जमात बना दिया गया, जिसके संगीन नताज पाकिस्तान की कौमी सलामती पर भी मुरतब हुए, पाकिस्तान की मईशत भी तबाह हुई। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है इमरान खान को, और जलसों में एक बेतुकी हरकत वो कर रहा है मुसलसल कि शहबाज शरीफ की, मरियम की वो घिसी पिटी ऑडियोज़ और वीडियोज़ मुसलसल चलाकर दिखाता है, मुसलसल चलाकर दिखाता है, जो 1993 के ज़माने की हैं या कुछ बात की हैं और कुछ उसके बाद की हैं। फिर ये है कि शहबाज शरीफ ने वो जो वर्क पलटा तो थूक क्यों लगाया, फ़लाँ लीडर को मिला तो उसके कंधे पर हाथ क्यों रखा, उसके बाजू पर हाथ क्यों रखा, इस तरह की बातें। यानी उस दौरे में इसको और कुछ नहीं मिला। तो अब ये चीज़ें कि इसने बूट का तस्मा खुला हुआ था या कॉलर मुड़ा हुआ था या पैंचा टेढ़ा था, खुद उल्टी शलवार पहनकर आ जाता जलसे में, और इस तरह की बातें। तो इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो ये मामला है, और अब वो हिट कर रहा है। ज़ाहिर है अगर जनरल नदीम अंजम साहब उनका निशाना नहीं है, जनरल बाजवा साहब भी नहीं है, तो तीसरा जनरल होगा। यानी अब वो जर्नैलों को उड़ाने की धमकी उन्हें विकेट करार देकर दे रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, और अगर कोई लीडर ऐसी बात करता तो उसका अंजाम क्या होता ये आप जानते हैं। लेकिन इमरान खान चूँकि वो माजी की जो मोहब्बतें हैं वो तकाजा करती हैं कि इसको बर्तन भांडे तोड़ने की इजाज़त है, इसको हम हुकूमत में तो वापस नहीं लाएंगे, लेकिन अगर ये तोड़ फोड़ करता है, टांगे चलाता है, हाथ पाँव मारता है, चीखता है, चिल्लाता है, गालियाँ देता है, रोता है, तो ठीक है, इसको करने की इजाज़त है, और इस वजह से इसको बर्दाश्त किया जा रहा है। वरना कोई सियासतदान आप तसव्वुर करें कि नवाज शरीफ या जरदारी जलसा आम में खड़े होकर ये कहें कि मैं फ़लाँ जनरल को आर्मी चीफ नहीं बनने दूंगा, तो उसके अगले दिन उसके साथ क्या होता। जो अल्ताफ़ हुसैन के साथ हुआ वो तो कुछ भी नहीं था, जो बेनज़ीर के साथ हुआ था उसको आप मिसाल बना सकते हैं। हालांकि बेनज़ीर ने ऐसी कोई बात की ही नहीं थी। बेनज़ीर का कसूर सिर्फ ये था कि जो मुझे रिपोर्ट पहुंची थी उन दिनों, वो ये थी कि बेनज़ीर साहबा ने अमेरिका से एक मुआहदा किया, NRO का, अमेरिका की वसात से मुआहदा मुशर्रफ से किया, करवाया अमेरिका की वसात से। लेकिन बेनज़ीर साहबा को ये यकीन दहानी करानी थी मुशर्रफ को और मुशर्रफ के साथियों को कि वो अपनी खारजा पॉलिसी अमेरिका के मातहत रखेंगी। जिस तरह के इमरान खान ने 3.5 साल अपनी तमाम पॉलिसियाँ अमेरिका के हाथ गिरवी रखी और अमेरिका की मर्ज़ी के मुताबिक चले। तो बेनज़ीर ने कह दिया कि नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी चलाऊंगी और शुमाली कोरिया से भी मिज़ाइल लूँगी और ये करूँगी और वो करूँगी। उन्होंने जो फैसला कर दिया कि इसे उड़ा दो, और उड़ा दिया गया। तो इमरान खान को के बारे में ये जो रवैया है माजी की मोहब्बतों का कि इतनी राय दे दो कि जो बकता है बकने दो, जो तोड़ फोड़ करता है करने दो। बहरहाल
एक हद से ज़्यादा तो उसको नहीं बढ़ने दिया जाएगा। चुनांचे इमरान खान को अंदाज़ा हो गया है कि लॉन्ग मार्च का जो पत्थर है ये उससे नहीं उठाया जाएगा, और अगर इसने उठाने की कोशिश की तो उसे उठाने नहीं दिया जाएगा, लिहाजा इसका ऑल फॉल मज़ीद बढ़ गया है। तो नाज़रीन, इसी पर इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।